पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो कैलिक्स है जिसे कि बाह्य दलपुंज कहा जाता है और इसका जो प्रत्येक जो बाह्य दल होता है इसे सेपल कहा जाता है, यानी कि ये इसकी एक सिंगुलर फॉर्म है जिसे कि बाह्य दल या सेपल का नाम दिया गया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोरोला या दलपुंज का जो प्रत्येक एक मेंबर होता है उसे पेटल या दल कहा जाता है। कैलिक्स सबसे बाहर का चक्र होता है फ्लावर का, और कोरोला जो होता है वो सेकेंड नंबर का चक्र होता है। बाह्य दल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जबकि जो दल होता है उसमें कलर उपस्थित होते हैं, यानी कि फूल का जो रंगीन भाग हमें दिखाई देता है वो उसका दल होता है। अब हम देखें कि कोरोला का जो व्यवस्था है वो किस किस प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहला जो है उसमें ये पॉलीपेटलस हो सकते हैं। पॉलीपेटलस का मतलब ये है कि दलपुंज का जो प्रत्येक मेंबर है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरा प्रकार होता है जिसे गैमोपेटलस कहते हैं। इसे पृथक दलीय फ्लावर कहा जाता है। इसे संयुक्त दली फ्लावर कहा जाता है। संयुक्त दली फ्लावर का मतलब है कि इसमें जो दलपुंज है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक संयुक्त नलिकाकार या छत्रक समान ऐसी अलग अलग तरह की संरचनाएं बनाते हैं। तीसरा प्रकार जो होता है जो कुछ फ्लावर्स में पाया जाता है उसमें ये जो दलपुंज होते हैं वो बाह्य दल के समान हरे रंग के हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें सेपलॉइड्स कहा जाता है। ये सेपल के समान हो जाते हैं, इसीलिए ये सेपलॉइड कहलाते हैं। अब अगर हम दल के आकार की बात करें तो अलग अलग फैमिली और अलग अलग फ्लावर्स में जो दल का आकार होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है जिसे नाम दिया गया है क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाता है। क्रूसी का मतलब ये होता है कि क्रॉस समान, यानी कि इसमें 4 दल होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं और ये इस तरह से क्रॉस की संरचना बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्रूसीफॉर्म कहा जाता है और ये क्रूसीफेरी फैमिली का लाक्षणिक गुण होता है। इसमें जो दल होते हैं वो सवृंत होते हैं। सवृंत का मतलब ये है कि इसमें दल का एक बड़ा फलक है और उसके बाद नीचे की तरफ जो लंबी सी क्लॉ या नखर जैसी संरचना पाई जाती है वो आपस में मिलकर एक छोटी ट्यूब बना लेते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है कैरियोफिलिसियस प्रकार। ये कैरियोफिलिसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। इसमें भी जो दल है वो सवृंत होता है और सवृंत होकर इसके अंदर ये देखिए ये पूरा फ्लावर बना हुआ है और इसका एक जो पेटल है वो मैंने इस तरह से बना रखा है। इसमें क्या है, ये वाली जो संरचना है जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखी है, नीचे वाला भाग होता है वो क्लॉ कहलाता है, क्लॉ या नखर कहलाता है, और ऊपर वाला जो भाग होता है इसे फलक या लिम्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर फलक और ये नखर एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होते हैं और इस तरह की फ्लावर संरचना होती है, यानी कि इसका जो फलक है वो ऊपर की तरफ फैल जाता है, जबकि नीचे का जो क्लॉ है वो आपस में मिलकर एक ट्यूब जैसी संरचना बना लेता है। तीसरा जो प्रकार होता है वो रोजेसियस प्रकार होता है, जो रोजेसी फैमिली में पाया जाता है। इसमें दल जो होते हैं वो अवृंत होते हैं, यानी कि इसमें क्लॉ या नखर जैसी कोई संरचना नहीं होती है। इसके फ्लावर दल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं और बहुत सारे होते हैं और ये आपस में चक्र में लगे रहते हैं। ये रोजेसियस प्रकार है। अगला जो प्रकार है उसका नाम है ट्यूबुलर प्रकार। ट्यूबुलर यानी कि नलिकाकार। ये पाया जाता है जो सनफ्लावर है। सनफ्लावर के अंदर जो डिस्क फ्लोरेट हैं, डिस्क फ्लोरेट के जो फ्लावर होते हैं वो इस तरह के होते हैं। इसमें ये देखिए इसका जो दलपुंज है वो रोम समान संरचना पेपस में कन्वर्ट हो गया है, नहीं बाह्य दल पेपस में कन्वर्ट हो गया है और दल जो है वो ये वाली संरचना है, ये ट्यूब जैसी संरचना बना देते हैं और उसके बाद यहाँ पे अंदर की तरफ फीमेल फ्लावर लगा हुआ है। तो ये है ट्यूबुलर या नलिकाकार संरचना। अगला जो प्रकार है इसका नाम है कैम्पेन्युलेट।
यानी कि घंटाकार, घंटे की तरह से। नलिकाकार जो होता है उसमें जो दलपुंज होता है उससे जो नलिका बनती है वो नीचे से लेके ऊपर तक पूरी समान लंबाई समान चौड़ाई की होती है, जबकि घंटाकार के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये कम चौड़ा है और जबकि यहाँ ऊपर जाकर ये ज़्यादा चौड़ा होता है, इसीलिए इसे घंटाकार नाम दिया गया है। अगला प्रकार है लिग्युलेट या जीविकाकार। ये जो सूरजमुखी के जो रे फ्लोरेट्स होते हैं उनकी संरचना इस तरह की होती है। सूरजमुखी के जो बाहर की तरफ येलो वाले जो फ्लावर होते हैं वो उसमें ये जो है कि वाहिदल है और उसके बाद ये जो दल है वो इस तरह से जीविकाकार संरचना में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर बीच में इसके जो नर पुष्प होता है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट है इनफंडिबुलर या कीपाकार। कीपाकार जैसे कि जो हम तेल या पानी को किसी संकरी बॉटल में डालने के लिए हम जो कीप का प्रयोग करते हैं उस तरह के आकार का। ये सोलेनेसी या धतूरा में पाया जाता है। सोलेनेसी फैमिली के मेंबर धतूरा में पाया जाता है। इसके अंदर जो लंबी ट्यूब बनती है वो उसको एक कीप के आकार का कीप की तरह आकार प्रदान करती है। अगला प्रकार है हाइपोक्रेटरी फॉर्म। हाइपोक्रेटरी फॉर्म जो होता है ये सदाबहार कैथरिंथस रोजिया में पाया जाता है। इसके अंदर जो दलपुंज हैं वो उनका जो क्लॉ होता है वो इतनी लंबी संरचना बना लेता है कि बिल्कुल ट्यूब जैसी संरचना बना लेता है। साथ ही जो ऊपर का भाग होता है वो आपस में एक दूसरे से जुड़कर इस तरह से 5 फलक बनाए रहते हैं, इसीलिए इसे द्विवटाकार या हाइपोक्रेटरी फॉर्म कहा जाता है। ये है अर्सियोलेट या कलश के आकार का। इसमें जो क्लॉ होता है ये कलश के आकार की संरचना बनाता है, यानी कि ये नीचे से भी पतला है, ऊपर से भी पतला है और बीच में मोटा है, जैसे कि मटके में या कलश में होता है उस तरह की संरचना बना लेता है, इसीलिए इसे कलशाकार कहा गया है। कलश के आकार का जो दलपुंज है वो ब्रायोफिलम में पाया जाता है। अगला जो प्रकार है वो है रोटेट या चक्राकार। चक्राकार के अंदर भी सावरंत दल होते हैं और इसमें क्या होता है, दल का जो फलक होता है वो एक दूसरे से इस तरह से चिपका रहता है या जुड़ा रहता है कि इसका एक जो साइड है वो तो अंदर की तरफ है और एक साइड है वो बाहर की तरफ है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये एक चक्र में व्यवस्थित हुए हैं। ये प्रकार सोलेनम में पाया जाता है। अगला प्रकार है पैपिलियोनेशियस या मटरकुलीय। मटरकुलीय जो फ्लावर्स हैं उसके अंदर जो दलपुंज होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। सबसे बड़ा जो दलपुंज होता है उसे वैक्सिलम कहा जाता है। उसके बाद मीडियम आकार के जो दलपुंज होते हैं उन्हें विंग्स कहा जाता है, जो बीच में उपस्थित होते हैं। और सबसे छोटा जो दलपुंज होता है उसे कील कहा जाता है और ये आपस में मिलकर एक नौकाकार संरचना बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें पैपिलियोनेशियस प्रकार का पुष्पक्रम कहा जाता है। और इनकी व्यवस्था इस तरह से होती है कि ये जो फ्लावर होता है ये हमेशा बंद रहता है, यानी कि इसमें बाहर से परागकण इस फ्लावर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था इनकी जो होती है वो स्वपरागण के लिए होती है। ये लेग्यूम्स जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। अगला प्रकार है बाइलेविएट या द्विओष्टी, जो कि साल्विया में पाया जाता है। साल्विया में जो कि कीट परागण होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो दलपुंज होते हैं तो अलग अलग लिप्स या होठों जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बाइलेविएट कहा जाता है। ये बड़ा लिप है और ये छोटा वाला लिप है। लास्ट जो प्रकार है वो है पर्सोनेट। पर्सोनेट जो प्रकार होता है ये भी एक तरह का बाइलेविएट प्रकार ही होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि यहाँ पर ये दोनों लिप्स दूर दूर हैं, जबकि यहाँ पर ये दोनों लिप्स आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि इसमें फ्लावर जो होता है वो भी बंद रहता है और ये व्यवस्था एंटीराइनम में पाई जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि बाह्य दल और दल पुंज का जो विन्यास होता है, जिसे कि एस्टिवेशन कहा जाता है, वो किस किस प्रकार का होता है। सबसे पहला जो प्रकार है इसे वेलवेट या कोर स्पर्शी कहा जाता है।
कोर स्पर्शी का मतलब ये है कि कोर मतलब किनारे और स्पर्शी यानी एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। तो यहाँ पे जो दलपुंज के का प्रत्येक दल है वो एक दूसरे को केवल स्पर्श कर रहा है। ये देखिए, इसमें ये एक दूसरे को केवल टच कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार की कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इसीलिए इसे कोर स्पर्शी नाम दिया गया है। जब हम फ्लावर की कंडीशन में देखें तो ये इस तरह का विन्यास होता है। ये जो विन्यास है वो एक दल के लिए बताया गया है, जबकि ये विन्यास है वो बाह्य दल के लिए बताया गया है। बाह्य दल के लिए जब हम विन्यास को दिखाते हैं तो उसमें जो इनका आकार है वो इस तरह से होता है, यानी कि इसका एक कोना जो होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। जबकि दल के लिए जब हम विन्यास बताते हैं तो वो इस तरह से गोलाई लिए हुए होता है। दूसरा जो प्रकार है उसे ट्विस्टेड या व्यावर्तित कहा जाता है। ट्विस्टेड या व्यावर्तित जो प्रकार है इसके अंदर दल पुंज का प्रत्येक जो सदस्य होता है वो अपने पास वाले सदस्य का एक किनारे को ढके रहता है। जैसे ये है, इसमें इस दल का एक किनारा ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये इसने दूसरे वाले दल का एक किनारा जो है वो अपने अंदर दबा रखा है। इसी तरह से प्रत्येक ये पांचों देखिए आप एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए हैं, इसीलिए इन्हें ट्विस्टेड या व्यावर्तित विन्यास कहा जाता है। फ्लावर में देखें तो ये इस तरह का दिखाई देता है। अगला जो प्रकार है उसे कोर छादी कहा जाता है। कोर छादी जो प्रकार होता है इसमें ये एक दूसरे को ढके रहते हैं, पर किस तरह से ढके रहते हैं ये देखिए। इसमें दो तरह का विन्यास होता है। ये जो विन्यास मैं आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ इसके अंदर ये वाला जो दल है इसके दोनों किनारे देखिए अंदर की तरफ हैं, और ये जो दल है इसके दोनों किनारे बाहर की तरफ है, और बाकी जो तीन दल हैं उनके एक किनारा अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर है। तो ये विन्यास कोर छादी या इम्ब्रिकेट विन्यास कहलाता है, जिसमें एक दल पूरी तरह से अंदर, एक दल पूरी तरह से बाहर, और बाकी जो तीन दल हैं वो उनका एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर की तरफ है। कोर छादी जो विन्यास होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आरोही और दूसरा होता है अवरोही। आरोही और अवरोही में अंतर केवल इतना होता है कि एक में जो जैसे कि ये है, अगर हम इसे माने अग्रसिरा, तो अग्रसिरे का जो ये दल है ये पूरी तरह से अंदर है, और सबसे बाहर या पश्च सिरे का जो दल है वो पूरी तरह से बाहर है। जबकि जो दूसरा विन्यास होता है उसके अंदर ये वाला दल होगा वो सबसे बाहर की तरफ होगा, और ये वाला जो दल होगा वो सबसे अंदर की तरफ होगा। तो इस तरह से ये था कोर छादी विन्यास। अगला जो विन्यास है उसका नाम है क्विनक्विंसियल या पंचकी भी बोला जाता है इसे। इसके अंदर हम देखें अगर दल की व्यवस्था तो ये देखिए एक और दो, ये दो दल पूरी तरह से बाहर हैं, एक और दो दल पूरी तरह से अंदर हैं, और केवल एक जो दल है उसकी व्यवस्था अंदर और बाहर की तरफ है। यानी कि क्विनक्विंशियल के अंदर दो दल पूरी तरह से बाहर, दो पूरी तरह से अंदर, और एक जो है वो अंदर और बाहर की तरफ होता है। अगला प्रकार है उसे वैक्सिलरी या ध्वजिक कहा जाता है, जो मटर कुल यानी कि लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसका लाक्षणिक गुण होता है। इसमें एक सबसे बाहर का जो दल होता है वो बड़ा होकर एक ध्वज जैसी संरचना बना लेता है, और ये इस पूरे फ्लावर को 75% तक ढके रहता है। दो जो बीच वाले दल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को घेरे रहते हैं इस तरह से, और सबसे छोटे वाले जो दो दल होते हैं वो आपस में जुड़कर एक कील या नौकाकार संरचना बनाते हैं। तो इस तरह से इसे नौकाकार या ध्वजिक या वैक्सिलरी विन्यास भी कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि बाह्य दल एवं दलपुंज का विन्यास यानी कि एस्टेब्लिशमेंट किस प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं कि दलपुंज के रूपांतरण यानी कि दलपुंज जो होता है वो अपने सामान्य आकार से अगर कुछ बदलाव
शो करता है तो वो किस किस तरह का होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे स्पर कहा जाता है, जो कि डेल्फिनियम में पाया जाता है। ये एक तरह से जो दल होते हैं उसी से कुछ अतिवृद्धि के रूप में कोई संरचना बनी रहती है, जिसे कि स्पर कहा जाता है। दूसरी संरचना है जिसे कि कोरोना कहा गया है। ये मीडियम या कैथलेंथस जो सदाबहार होता है उसमें पाया जाता है। इसमें जो दल है यानी कि दल का जो लिम्ब या फलक वाला भाग है और ये नीचे की तरफ जो इसके क्लॉ है जो कि इसकी नलिका बना रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों जुड़े रहते हैं उस जगह पर यहाँ पे कुछ रोम समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को कोरोना कहा जाता है, जो कि दल पुंज का ही रूपांतरण होते हैं। अगला जो पार्ट है वो है उमंग या एंड्रोशियम, जो कि पुष्प का तीसरा यानी सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल, फिर दलपुंज और फिर तीसरे नंबर पे पुमंग या एंड्रोशियम पाया जाता है। एंड्रोशियम अगर हम देखें तो ये एक सिंबॉलिकली एंड्रोशियम मैंने बना रखा है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे की तरफ ये डंडे जैसी जो संरचना है इसे पूतंतु या फिलामेंट कहा जाता है। ये जो दो एक समान संरचना दिखाई दे रही है ये एंथर लोब या परागकोश होते हैं। एंथर लोब के अंदर ही चैम्बर बने रहते हैं और इन चैम्बर्स के अंदर पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। इन दोनों एंथर लोब को जोड़े हुए और साथ ही इन दोनों एंथर लोब को इस पूतंतु से जोड़े हुए एक कनेक्टिव या पूतंतु योजी संरचना होती है, जो कि स्टेराइल टिश्यूज से बनी रहती है। जो पुमंग है या एंड्रोशियम है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ पौधों में ये स्टेराइल भी हो सकते। तो हम बात कर रहे थे जो परागकोश है या पूतंतु है वो कुछ पौधों में स्टेराइल हो सकता है और अधिकतर में ये फर्टाइल होता है। जब ये फर्टाइल होता है तो इसे एंथर कहा जाता है और जब ये स्टेराइल यानी कि जननक्षम नहीं है तो इसे स्टेमिनोड कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि परागकोश जो है उनकी आकृति किस किस प्रकार की होती है। तो परागकोश में सबसे पहला प्रकार है ये है रेनिफॉर्म या वृक्काकार, जैसे कि किडनी शेप, वृक्काकार किडनी की शेप की आकृति है परागकोश की। और इसमें 2 चैम्बर नहीं है, केवल ये एक ही चैम्बर होता है और ये मालवेसी फैमिली जो होती है उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। दूसरा आकार है सैजिटेट या बाणाकार, जैसे तीर होता है, तीर का अग्र सिरा होता है उसी तरह से इसका आकार है। ये होता है नलिकाकार या ट्यूबुलर, जिसमें इसकी जो 2 भाग हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनकी आकृति है। अब अगर हम देखें कि परागकोश और जो पूतंतु है उसकी जो व्यवस्था है वो किस किस प्रकार की हो सकती है, यानी कि पूतंतु परागकोश पर किस जगह से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला प्रकार होता है जिसे कहते हैं डॉर्सीफिक्स्ड। डॉर्सीफिक्स्ड का मतलब ये है कि परागकोश का जो पिछला वाला हिस्सा है वहाँ से पूतंतु या कनेक्टिव जो होता है वो जुड़ा रहता है। दूसरा प्रकार होता है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड में जो पूतंतु है वो परागकोश के आधारी भाग से जुड़ा रहता है, जैसे कि इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ये दोनों प्रकार जो होते हैं वो बेसिफिक्स्ड में आते हैं। तीसरा प्रकार है एडनेट। एडनेट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो पूतंतु है वो परागकोश के बीच में पूरी लंबाई में ये एक इसको जोड़े रहता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैंने डार्क से दिखा रखा है वो पूतंतु है, इसीलिए इसे एडनेट कहा गया है। एडनेट उसके बाद आता है नेक्स्ट जो प्रकार है उसे कहते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ये होता है कि ये मुक्त दोली है, यानी कि मुक्त दोली का मतलब ये जो परागकोश है इससे कनेक्टिव इस तरह से लगा हुआ है कि जब हवा चलती है तो ये दोलन कर सकता है, यानी कि ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये फ्री होता है। ये केवल इसी तरह से जुड़ा रहता है कि ऊपर जैसे इधर उधर इस तरह से घूम सके। तो ये तो थी कनेक्टिव की व्यवस्था। अब हम देखते हैं कि जो एंथर लोब है
उससे इसका स्फुटन किस तरह से होता है, यानी कि स्फुटन इसलिए आवश्यक है ताकि इसके अंदर जो परागकण बने हैं वो यहाँ से बाहर आ सकें। तो इनका जो स्फुटन होता है या जिसे डेहिसेंस भी कहा जाता है वो इस तरह का होता है। सबसे पहला प्रकार है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ये होता है कि जो पराग कोश या पराग कोश है इसमें एक लंबाई में एक छिद्र बन जाता है या एक कट सा बन जाता है और इससे फिर सारे पराग कण जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। दूसरा होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब जो एंकर लोब है वो बीच में से कहीं से भी 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और फिर यहाँ से ये जो पराग कण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तीसरा प्रकार है पोरस। पोरस का मतलब यहाँ पे जो एंकर लोब का शीर्षस्थ सिरा है वहाँ पर एक पोर या छिद्र बन जाता है और जैसे जैसे हवा चलती है और एंकर हिलते हैं वैसे वैसे यहाँ से परागकण बाहर आते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि इनका जो स्फुटन है वो किस किस प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्फुटन जिसे कि अनुदैर्घ्य कहा जाता है, ट्रांसवर्स स्फुटन जिसे कि अनुप्रस्थ डेहिसेंस कहा जाता है और पोरस को छिद्र अवस्था कहा जाता है। अब अगर हम देखें पुंकेसरों की संख्या का तो अगर एक पुंकेसर है तो उसे एक पुंकेसरी कहा जाता है और वह कंडीशन मोनोएंड्रस कंडीशन कहलाती है। अगर 2 पुंकेसर हैं तो वो द्विपुंकेसरी अवस्था कहलाती है और वो डाईएंड्रस कंडीशन होती है। 3 होने पर ट्राईएंड्रस कंडीशन, 4 होने पर टेट्राएंड्रस कंडीशन और 5 होने पर पेंटाएंड्रस कंडीशन कहलाती है। अगर पुंकेसरों की संख्या असंख्य है तो उसे इन्फिनिट कहा जाता है। पुंकेसरों का जो आकार या साइज है अगर वो सभी समान आकार के हैं तो उन्हें होमोडायनेमस कहा जाता है और अगर वो असमान आकार के हैं तो उसे हेटेरोडायनेमस कहा जाता है। होमोडायनेमस एंड हेटेरोडायनेमस। हेटेरोडायनेमस में ये 2 प्रकार का होता है, चतुर्दीर्घी और द्विदीर्घी। चतुर्दीर्घी अवस्था जो होती है वो ब्रेसिकेसी फैमिली में पाई जाती है। ब्रेसिका या सरसों इसका अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें टोटल 6 पुंकेसर होते हैं और उस 6 में से 4 जो होते हैं वो बड़े होते हैं और 2 होते हैं वो छोटे होते हैं। यह अवस्था टेट्राडायनेमस कंडीशन कहलाती है। द्विदीर्घी अवस्था जो कि ऑसिमम में पाई जाती है, इसके अंदर टोटल 4 पुंकेसर होते हैं और 4 में से भी 2 पुंकेसर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और 2 पुंकेसर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट जो हमें अध्ययन करना है वो ये देखना है कि पुंकेसर का जो स्फुटन है यानी कि परागकोशों का स्फुटन है वो पुष्प में किस किस अवस्था में हो रहा है। अगर पुंकेसर का स्फुटन यानी कि वो परागकोशों का जो फेस है वो अंदर की तरफ है और इनका स्फुटन अंदर की साइड यानी कि वर्तिकाग्र की तरफ हो रहा है तो यह अवस्था इंट्रॉर्स अवस्था कहलाती है। इसे अंतर्मुखी यानी कि इनका जो स्फुटन वाली जो साइड है वो अंदर की तरफ है जिससे कि परागकण यहाँ से निकले और सीधे वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए। दूसरी अवस्था है जिसे कि एक्सट्रॉर्स या बहिर्मुखी अवस्था कहते हैं। इसके अंदर पराग कोश जो है वो बाहर की तरफ मुँह किए रहते हैं और इनका जो स्फुटन होता है उससे परागकण जो निकलते हैं वो बाहर की तरफ फैलते हैं। तीसरी अवस्था होती है जिसे इंसर्टेड अवस्था कहते हैं। इंसर्टेड अवस्था के अंदर जो पराग कोश है, पराग कोश या पूरा जो पुंकेसर है वो एक ट्यूब जैसी संरचना के अंदर ही बने रहते हैं और यहीं पर इनका स्फुटन होता है और स्फुटन से सीधे ये वर्तिकाग्र पर अपना परागकण छोड़ते हैं। नेक्स्ट अवस्था है जिसे एक्सर्टेड अवस्था कहते हैं, जिसे कि एक्सर्टेड अवस्था कहते हैं। इसमें जो पुंकेसर हैं वो फैली हुई अवस्था में रहते हैं और लगभग पुष्प से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। तो इंसर्टेड जो होता है इसे हिंदी में आलग में कहते हैं और एक्सर्टेड जो होता है इसे निःसृत अवस्था कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो एंडोशियम है उसके अंदर कोहेजन या सेसेंजन किस किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम सेसेंजन जो शब्द है इसका मतलब समझेंगे। तो सेसेंजन का मतलब होता है कि एक चक्र के सदस्यों में अगर आपस में संलग्नता है
तो उसे ससंजन कहा जाता है। यानी जो एंड्रोशम है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका न तो दल से किसी प्रकार का जुड़ाव है और न ही इसका अंदर की तरफ गायनोशियम से जुड़ाव है, तो ये कोहेजन या ससंजन कहलाता है। अब अगर हम फिर ये एंड्रोशम की संरचना देखें तो इसमें दो भाग हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है इसे एंथर लोब या परागकोश कहते हैं और नीचे का जो भाग है इसे फिलामेंट या पूतंतु कहा जाता है। सबसे पहला हम देखते हैं कि अगर फिलामेंट या पूतंतु जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है तो एंड्रोशम किस प्रकार का होता है। इसके अलग अलग प्रकार हैं, ये 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार जिसे कि मोनोएडेल्फस या एक संघीय अवस्था कहा जाता है, इसके अंदर ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है इसमें देखिए कि जो जितने भी फिलामेंट हैं वो आपस में मिलकर एक ट्यूब जैसी संरचना बना रहे हैं, जबकि एंथर लोब या परागकोश जो है वो एक दूसरे से फ्री है। यह संरचना माल्वा प्लांट में पाई जाती है। दूसरा प्रकार होता है डाइडेल्फस जिसे कि द्विसंघीय अवस्था कहा जाता है। ये पाइसम या मटर कुल के जो पौधे होते हैं उसमें पाई जाती है। इसमें जो एंड्रोशम है वो 2 ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें एक एंड्रोशम अकेला अलग रह जाता है और बाकी जितने भी एंड्रोशम होते हैं वो सब मिलकर एक ट्यूब्यूलर संरचना बना लेते हैं। तो ये है द्विसंघीय अवस्था। तीसरी अवस्था है पॉलीएडेल्फस या बहुसंघीय अवस्था। ये सिट्रस या नींबू कुल के जो पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। इसमें ये देखिए फिलामेंट जो है वो 5 ग्रुप में विभक्त हो गए हैं और इनके जो एंथर लोब हैं वो भी अलग अलग हैं। फिलामेंट आपस में 5 ग्रुप में विभक्त हो गए हैं, जबकि जो एंथर लोब हैं वो भी 5 लोब में विभक्त हो गए हैं। इसीलिए इसे बहुसंघीय अवस्था कहा गया है। दूसरी जो कंडीशन है उसके अंदर एंथर लोब या परागकोश जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसके आधार पर ये एक ही प्रकार का इसमें एक ही प्रकार है जिसे कहते हैं सिनजेनेसियस या युक्त कोशी। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये देखिए कि फिलामेंट जो है वो तो एक दूसरे से फ्री हैं, जबकि एंथर लोब या परागकोश जो है वो आपस में जुड़ गए हैं। तो ये अवस्था हेलियंथस या सनफ्लावर में पाई जाती है। तीसरा प्रकार है जिसमें कि एंथर लोब और फिलामेंट दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं पूरी तरह से। इसे सिनएंड्रस कंडीशन कहा जाता है या सपुमंगी कंडीशन कहा जाता है। इसमें फिलामेंट भी आपस में जुड़कर एक ही कॉम्पैक्ट संरचना बनाते हैं और इसी के साथ एंथर लोब भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो यह कंडीशन जो होती है वो रस्कस प्लांट में पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं कि एडेशन या आसंजन क्या होता है। तो जिस तरह से ससंजन में जो एक ही चक्र के जो एंड्रोशम के सदस्य हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह से आसंजन में एक चक्र के सदस्य दूसरे चक्र के सदस्यों से संलग्नता रखते हैं। यानी कि जैसे कि एंड्रोशम अगर है तो एंड्रोशम अपने अंदर की तरफ गायनोशियम से भी जुड़ा हुआ हो सकता है या बाहर की तरफ दल से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो सबसे पहली जो अवस्था है जिसे कि दल लग्न अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में इसे एपीपेटलस कंडीशन कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धतूरा। धतूरे के अंदर ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये दल है और दल से लगे हुए हैं। इसके फिलामेंट जो है एंड्रोशम के वो इस दल से पूरी तरह से चिपके हुए हैं, लेकिन एंथर लोब जो है वो थोड़ा सा फ्री है। तो ये कंडीशन दल लग्न या एपीपेटलस कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है परिदल लग्न या एपीफिलस कंडीशन। तो सबसे पहले ये देखें कि परिदल होता क्या है। जब दल, पुष्प का दल और बाह्य दल दोनों एक ही कलर का और साथ ही वो ग्रीन कलर का हो जाए तो उसे परिदल कहा जाता है। यानी कि उसमें दल और बाह्य दल में विभेदन करना संभव नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में उसे परिदल कहा जाता है। परिदल जो दिखने में भी इसी तरह का दिखेगा और इसी तरह से उसमें जो एंड्रोशम है वो परिदल से चिपके हुए होंगे। यह कंडीशन नार्सिसस में पाई जाती है। तीसरा प्रकार है जिसे कि पूंजायांगी या गायनेंड्रस कंडीशन कहा जाता है। गायनेंड्रस कंडीशन के अंदर ये जो है कि ऑर्किड में पाई जाती है। इसमें जो एंड्रोशम होते हैं वो गायनोशम से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसे गायनेंड्रस कंडीशन कहा जाता है। चौथा प्रकार है
जिसे पुंवर्तिकाग्र, जो पुंवर्तिकाग्र छत्र कहा गया है, गाइनोस्टेजियम। ये कैलोट्रोपिस जो प्लांट होता है उसमें पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र है यहाँ पे ये जायांग से जुड़े रहते हैं, जबकि यहाँ पे वर्तिकाग्र यानी कि गाइनोशियम का जो ऊपर का भाग है उससे जुड़े रहते हैं। जो वर्तिकाग्र है वो आपस में मिलकर एक पंचकोणीय संरचना या स्टेज बना लेते हैं, जिसे कि छत्रक भी कहा जाता है। इसी छत्रक के पांचों कोने पर एंडोशियम जो होते हैं वो रूपांतरित होकर इस पर लगे रहते हैं, पॉलिनिया के फॉर्म में लगे रहते हैं और इस तरह से ये पूरा छत्रक बना लेते हैं। इसीलिए इसे पुंवर्तिका छत्र या गाइनोस्टेजियम भी कहा जाता है।